अगर आप सत्ता में आते हैं, जिसका आप दावा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा कि पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब का बेटा होगा। प्रकाश सिंह बादल कहा करते थे कि हमारा और भाजपा का संबंध मांस और नाखून का संबंध, फिर क्या हुआ, क्यों अलग हो गए? इस्तीफा दे मान मुनावल तो तब होती जब वो इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री से जाकर के मिलते भी। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी भेजी गई। चुनाव के बाद फिर से दोस्ती हो जाएगी अकाली दल से? न तो इस बात की कोई चर्चा है, न विचार है और न संभावना है। डेरा सच्चा सौदा, उसके प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस बार 21 दिन की मियाद मिली है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि गुरमीत राम रहीम की डोर भाजपा के हाथ में है। जिस लुधियाना में बैठ के हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ के कांग्रेस सांसद हैं रवनीत बिट्टू। उनका कहना है हेलीकॉप्टर से ही पहुंचे हैं रैली स्थल पर, सड़क मार्ग के बजाय। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मैंने ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था चन्नी पहले छाती अड़ा देगा, उनकी सुरक्षा को कोई खतरा होगा तो। वहाँ उस फिरोजपुर में कोई अनहोनी होती तो चन्नी क्या चील पर बैठ करके आने वाले थे? तो नरेंद्र मोदी मैजिक पंजाब में काम करता नहीं दिखा। अकाली दल के साथ में जो हमारा गठजोड़ था वो डिलीवर नहीं कर पाया था। बोले अगर कानून वापस नहीं लेते तो गांव में घुसना मुश्किल था। मंत्री जी, जब आप ये बात कह रहे हैं बेरोजगारी, नशा आदि इत्यादि, पिछले 25 साल में 15 साल तो आप सरकार में थे, 4.5 साल तक आप इसी कैप्टन राज का विरोध भी कर रहे थे। क्या अब आप जाके फील्ड में ये कह रहे हैं कि कैप्टन हमारे साथ हैं तो कैप्टन के किए कामों के आधार पर वोट दीजिए? गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा कैंप को संकेत दे रहे हैं कि जब तक भाजपा की छतरी तले हो तभी तक सब कुछ है। इसमें मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है। कुछ ऑडियो लीक हुए, उसमें दावा किया गया कि एक आवाज गजेंद्र सिंह शेखावत की है। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। ये जमघट सीरीज है जिसमें हम सत्ता के दावेदारों से सवाल करते हैं। फिलवक्त लल्लन टॉप पंजाब में है। इस वक्त मेरे साथ हैं पंजाब के भाजपा इंचार्ज और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिपरिषद का हिस्सा, कैबिनेट मंत्री जल शक्ति के गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो मूलतः राजस्थान से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने एक चर्चा शुरू की थी पंजाब में दलित मुख्यमंत्री की, चर्चा आगे नहीं बढ़ी, क्या वजह रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है और किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने, किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने अपनी व्यक्तिगत राय रखी हो, मैं उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के फैसले लेने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास में है। और परंपरा भी ये रही है कि जब कभी भी हम भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक प्रदेश में पहली बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर के चुनाव में आगे बढ़े हों या बहुत लंबे समय के बाद में सरकार में आने के लिए हम काम कर रहे हों, आशा के साथ में काम कर रहे हों, तो हमने हमेशा ही मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के परिणाम आने के बाद डिक्लेयर किया। 2017 में 25 साल बाद में जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव के मैदान में थे, कोई कल्पना नहीं करता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। त्रिपुरा में जब बिप्लब दा मुख्यमंत्री बने थे, 35 साल के कम्युनिस्ट शासन के बाद में, तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जब हम महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ समझौता टूटने के बाद में चुनाव लड़ रहे थे, तो देवेंद्र फडणवीस चेहरा होंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की होगी। सामान्यतः इस तरह की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में करना और भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की अनुमति के बिना इस तरह का बयान, मुझे लगता है किसी का व्यक्तिगत बयान मात्र हो सकता है। आपने चूंकि इतिहास के उदाहरण दिए, असम में जब आपने सत्ता की दावेदारी की थी तो सर्बानंद सोनोवाल को सीएम फेस प्रोजेक्ट पर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने घोषित किया था, किसी व्यक्ति विशेष ने घोषित नहीं किया था। कोई इस तरह का खंडन भी नहीं आया, लेकिन लोगों को लगा कि इससे जो दूसरी पार्टियां हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हुआ, क्योंकि उसके बाद अकाली दल, जो कभी आपके दोस्त हुआ करते थे, उनकी तरफ से बयान आया कि डेप्यूटी सीएम दलित समाज से होगा। और कांग्रेस ने तो फिर जो उनकी सो कॉल्ड 5th चॉइस कही जा रही है, जब कई लोगों के नाम वीटो हुए, कटे, तो फिर पहली बार उस समाज से आया भी। गजेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप अकाली दल ढींढसा और कैप्टन की पार्टी लोक जन कांग्रेस, आप लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप सत्ता में आते हैं, जिसका आप दावा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। मुझे लगता है कि इसके बारे में अभी टिप्पणी करना
और इसके बारे में बातचीत करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि ये निर्णय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। आपको लगता है एक बार आने दीजिए विधायक अपनी, क्योंकि हमारा गठबंधन है, गठबंधन के सारे विधायक साथ ही बैठ करके तय करेंगे और उसी के ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी मोहर लगाएगा। एक बात तय मानिए जी कि पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब का बेटा होगा और इन्हीं पार्टियों में से चुने हुए विधायकों में से ही एक होगा। ये सवाल इसलिए भी बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि आपके जो दो मेन अपोनेंट्स हैं, कांग्रेस, उन्होंने अपना सीएम फेस डिक्लेयर किया है और आम आदमी पार्टी ने भी किया है और अकाली दल में भी बाय डिफॉल्ट तय है। हाँ जी, हाँ तो लेकिन हमेशा ही सबने जो किया हो वो करना तो मुझे लगता है आवश्यक नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरा और पद्धति के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। जो परंपराएं हैं, जो पद्धति है, जो संविधान है, उसी के अनुरूप आचरण और व्यवहार करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, समय आने दीजिए, एक बार निर्णायक चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद में इन सब प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से मिल ही जाएंगे। 2017 तक आप पंजाब में चुनाव लड़ते थे अकाली दल के गठबंधन साझेदार के तौर पर। एक नंबर फिक्स रहता था 23 का और ज़्यादातर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि बीजेपी लार्जली शहरी इलाकों की सीटें लड़ती थी। आपको लग रहा है कि नतीजे चाहे जो भी हों, ये पार्टी आगे कभी किसी अलायंस में जाएगी तो इट कैन आई फॉर अ बिगर पाई, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अब ज़्यादा लड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आगे किसी अलायंस में जाएगी इसकी संभावनाएं मुझे शून्य के बराबर दिखाई देती है। जो अभी हमारा अलाइज हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त कि किसी हम अलाइज में जाएं। भारतीय जनता पार्टी जब 23 सीट पर चुनाव लड़ती थी, 30 साल तक लगातार लगभग ये व्यवस्था रही। लेकिन 30 साल पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी ने ये समझौता किया था, तब वो राजनीतिक लेवल पे हुआ समझौता नहीं था। उस समय की मांग और जो भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है नेशन फर्स्ट, उसी अवधारणा के रूप में किया गया आचरण और किया गया निर्णय था। जो परिस्थितियां आतंकवाद के उस बुरे दौर के बाद में पंजाब में थी, पंजाब के सोशल हार्मनी के स्ट्रक्चर को बुरी तरह से डैमेज करने के प्रयास उस समय हुए थे। कुछ हद तक हिंदू सिख के बीच में एक खाई भी खड़ी होने लगी थी, दिखाई देने लगी थी, पलायन हो रहा था। उस समय में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होते हुए भी, और बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम 92 में राजस्थान में सरकार में थे, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हम मध्य प्रदेश में सरकार में थे, हम उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हम गुजरात में सरकार में थे, हम कर्नाटक में सरकार में रह चुके थे। गुजरात में आप नहीं थे? 92 में नहीं, गुजरात 5-6 प्रदेशों में बाहर, हिमाचल में सरकार में थे, गुजरात में बाहर हो गए थे, कर्नाटक में बाहर हो गए थे, लेकिन हम सरकारों में रह चुके थे या थे। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होते हुए भी हमने ये देश के लिए, समाज के लिए ये निर्णय किया कि हम छोटे भाई की भूमिका में यहाँ रहेंगे, ताकि ये हिंदू सिख का जो है समन्वय, समागम बना रहे। और उसका निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम हुए। परिस्थितियाँ बदली, कालांतर में धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अब जो बनी है। और जहाँ तक शहरी पार्टी होने का प्रश्न है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बेशक चाहे 23 सीट पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो, सौरभ जी, पूरे प्रदेश में बना हुआ था। मैं इसके आधार पर कह सकता हूँ, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ उसका। जब कोरोना की आपदा का पहला चरण आया था, प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट के साथियों को कुछ जिम्मेदारियां दी थी, कुछ काम दिए थे। अलग अलग प्रदेशों में प्रदेशों को अलग अलग मंत्रियों को बांट करके उनको भी काम दिया था। मुझे संयोग से उस समय पंजाब की जिम्मेदारी मिली थी। काम जो होता था, यहाँ के जिलाधिकारियों से चर्चा करना, यहाँ के एसएसपी और डीएम से चर्चा करना और उनसे ज़मीन के हालात को जानना। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के काडर से, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों से, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जो विदिन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम करते हैं, उन सब से बात करना, ताकि जो पैरेलल व्यवस्था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम पर कर रहा था,
उसकी ज़मीनी हकीकत को, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझा जा सके, उनके बारे में काम हो सके। राज्यों में किस तरह की इश्यूज और चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं उनको लेकर के राज्यों के जो है जिलों के अधिकारियों से प्रत्यक्ष चर्चा की जा सकती है। शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी भी परिस्थिति में, युद्ध काल में भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि देश की कैबिनेट के मंत्री सीधे जिले के अधिकारियों से बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित रूप से धरातल पर जुटा था, वो तो चर्चा करता ही था। विपक्ष की सरकार होते हुए भी यहाँ अनेक जिलों के एसएसपीज और डीसीज ने ये कहा, इस बात को एंडर्स किया, तायद किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए अपनी जीवन को चुनौती में डाल करके काम कर रहे हैं। ये उदाहरण है इस बात का कि बीजेपी का कार्यकर्ता उस समय भी सामाजिक सरोकार के एक विषय को लेकर के लोगों के बीच में खड़ा था। और उसी ताकत पर भारतीय जनता पार्टी 1.5 महीने पहले, जहां सब लोग कल्पना करते थे कि ये 23 सीट वाली पार्टी जो यकायक अलग हो गई है, और अलग होने के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिस तरह की चुनौतियां बनाई गई थी, जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी को लेकर के खड़ा किया गया था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गाँव में जाकर के प्रचार करेगी, काम करेगी, लोगों का समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और जिसको कोई कंसीडर नहीं कर रहा था, वो आज पार्टी जो है एक मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में आकर के खड़ी हो जाएगी। ये इस बात का परिचय है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहले से खड़ा था। जब आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्य प्रतिद्वंदी, तो जनता ये भी जानना चाहेगी कि आपको क्या लग रहा है, आपके सामने आपका मुकाबला किससे है? 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सब जगह अलग अलग जगह से है। देखिए, 4 कोने के इस चुनाव में, यार कहीं कहीं 5 कोने के इस चुनाव में, कोई पार्टी अगर ये कहे कि हमारा मुकाबला इससे पार्टी से है, वो मुझे लगता है कि किसी मुगालते में है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग तरह की परिस्थिति है। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर शायद कहीं कोई और होगा, कहीं और होगा, कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस होगी, कहीं बीजेपी अकाली दल कांग्रेस होगी, कहीं अकाली दल आम आदमी और बीजेपी होगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की अलग अलग तरह की परिस्थिति है। आपका दावा है बीजेपी हर जगह, 3 में से एक जगह भारतीय जनता पार्टी जरूर होगी। ये तय मानिए कि उन 3 में से एक जगह भारतीय जनता पार्टी हर एक जगह, अधिकाधिक जगह अवश्य होगी। आपने कहा जब कुछ समय पहले अलग हो गए, अकाली दल तो आपका बड़ा पुराना दोस्त था। प्रकाश सिंह बादल कहा करते थे कि हमारा और भाजपा का संबंध मांस और नाखून का संबंध है। फिर क्या हुआ, क्यों अलग हो गए? ये तो बेशक जो लोग अलग गए थे उनको पूछना चाहिए कि वो अलग क्यों हुए थे। आपकी तरफ से भी तो कुछ मान-मनोबल हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं हुई थी, वो यकायक उस समय में ऑर्डिनेंस पास करने के समय हमारे साथ थे। ऑर्डिनेंस से कानून बनने के बीच तक का जो है ऑर्डिनेंस सही है, ये लोगों को समझाने के लिए खुद प्रयास कर रहे थे, और यकायक छोड़ करके एक दिन इस्तीफा दे करके हमसे अलग हो गए। इस्तीफा दे मान-मनोबल तो तब होती जब वो इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री से जाकर के मिलते भी। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी भेजी गई थी। सुखबीर बादल ने और हरसिमरत कौर ने प्रधानमंत्री से कोई संवाद नहीं किया तब या उसके बाद? मुझे तो लगता है कि मेरी जानकारी में तो नहीं है, आपको अवश्य पूछना चाहिए अवसर मिले तो। प्रधानमंत्री जी से अवसर मिलेगा तो ज़रूर पूछेंगे, सुखबीर बादल जी से भी पूछेंगे, जल्द उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। मुझे लगा आप पंजाब इंचार्ज हैं, आपसे भी पूछ लेते हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि वो जाकर के उसके पहले या बाद में मिले। चुनाव के बाद फिर से दोस्ती हो जाएगी अकाली दल से? न तो इस बात की कोई चर्चा है, न विचार है और न संभावना है। गजेंद्र सिंह शेखावत लल्लन टॉप पे ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं, न चर्चा है, न विचार है और न संभावना है। कोई संभावना नहीं है। जब चर्चा और विचार ही नहीं है तो संभावना कहाँ से होगी? पर कहते हैं कि राजनीति असंभव के संभव होने का नाम है। किसने सोचा था कि आप और शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकेंगे? किसने सोचा था कि आप और अकाली दल एक दूसरे के खिलाफ? किसने सोचा था कि कांग्रेस और शिवसेना साथ होकर के सरकार बनाएंगे? किसी ने नहीं सोचा था। किसने सोचा था कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश एक हो जाएंगे? और ये भी कि जो नीतीश अलग हुए नरेंद्र मोदी के नाम पे, वो उन्हीं के साथ वापस आएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, क्या भाजपा और अकाली फिर साथ आएंगे? न चर्चा है, न विचार है, न संभावना है। अच्छा जी, तो किसी भी स्तर पर नहीं है, किसी भी स्तर फिलहाल नहीं है। मैं तो फिलहाल की बात करूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात गजेंद्र जी कि अकाली दल वॉकड आउट कृषि कानूनों के नाम पर कृषि कानून तो आपकी सरकार ने वापस ले लिए हैं, तो अब तो कोई विरोध की प्रकट वजह बची नहीं।
चलिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में मुझे लगता है कि इस बहाने एक अवसर आ गया है कि हम पूरे प्रदेश में एक साथ पार्टी को खड़ा करके चुनाव लड़ सकते हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि इस 2022 के चुनाव के बाद में देश में नया नैरेटिव लिखा जाएगा इस प्रदेश के राजनीति को लेकर के। ओके। आने वाले 30-40 साल तक ये 2022 का चुनाव जो है वो टर्म ऑफ रेफरेंस रहेगा, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा। एक डेरा है, डेरा सच्चा सौदा। उसके प्रमुख गुरमीत राम रहीम हत्या और बलात्कार के मामले में सज़ा पाकर रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। पिछली दफ़ा जब उनको माताजी की बीमारी के नाम पे फर्लो मिला था, 12 घंटे की मियाद मिली थी। इस बार 21 दिन की मियाद मिली है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि ये सुनिश्चित करने के लिए इतनी लंबी मियाद दी गई है कि डेरा के जो फॉलोअर हैं, जिनको उनकी भाषा में प्रेमी कहते हैं, जिनका मालवा के कई ज़िलों में खासा प्रभाव है, उन तक पॉलिटिकल मैसेज पहुँचे, इसलिए ये किया गया है। और ये भी कि गुरमीत राम रहीम की डोर भाजपा के हाथ में है। हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व में सरकार है। मुझे लगता है कि गुरमीत राम रहीम जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनकी डोर भारत की न्याय व्यवस्था के हाथ में है, न्यायपालिका के हाथ में है, क्योंकि आज वो न्यायिक अभिरक्षा में है। जी। और जब कोई कैदी न्यायिक अभिरक्षा में है, कैदी होने के नाते उसके जो अधिकार हैं, अधिकारों के लिए उसको, यदि उसने उन अधिकारों के नाते कहीं एप्लीकेशन किया, एडमिनिस्ट्रेटिव उसको परमिशन मिली है, लीगल परमिशन मिली है, उसको राजनीति से जोड़ने की न तो कहीं आवश्यकता है और न मुझे लगता है कि कोई उसकी प्रासंगिकता ही है। लेकिन इस समय पर जो पैरोली उसको लेकर के आप लोगों का प्रश्न चिन्ह खड़ा करना निश्चित रूप से स्वाभाविक है। डेरा सच्चा सौदा के साथ में हमने न तो अभी तक कोई पॉलिटिकल किसी तरह की अपेक्षा के साथ में बातचीत किया, न उन्होंने ही अपनी तरफ से कोई हाथ इस तरह का आगे बढ़ाया। उनकी एक पॉलिटिकल कमेटी है, बताते हैं, जो कम्युनिकेट करती है क्या बीजेपी की तरफ से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी किस्म की मैसेजिंग। मुझे अभी कुछ ही दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में ही, जब से ये डेरा की बात आई, आप जैसे पत्रकार मित्रों ने ही बताया कि उनकी एक पॉलिटिकल कमेटी है। जी। उनकी पॉलिटिकल कमेटी का कोई भी सूत्र अभी तक तो सूत्र और सूत्रधार आकर के मुझे मिला नहीं है, उनसे संपर्क भी नहीं किया है। कहीं स्थानीय स्तर पर जाकर के किसी को संपर्क किया होगा, किसी कार्यकर्ता को या किसी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को, तो मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन एक बात है, पंजाब की राजनीति में डेरों का प्रभाव बहुत है। मैं तो राजस्थान से आता हूँ, मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन यहाँ तो हर एक विधानसभा में डेरे हैं और हर डेरा अपने संगत, बड़ी संगत होने का दावा भी करता है। हर डेरा जो है अपनी संगत के नाम पर वोटों के पॉलिटिकल जो है चर्चाएं भी करता है। मैं भी बहुत सारे डेरों में गया हूँ, अलग अलग जाति के सब डेरे हैं, धर्म के डेरे हैं, समाज के डेरे हैं। डेरों के राजनीति में कहीं ना कहीं दखल तो है, इतना जरूर स्वीकार करूँगा। आप कई डेरों में गए हैं, डेरा सच्चा सौदा में भी गए? नहीं, मैं जानता नहीं डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय कहाँ है, मुझे जानकारी नहीं है। मैं डेरा बल्ला में गया हूँ, ब्यास डेरा के दर्शन करने गया था, गजेंद्र सिंह शेखावत जिनकी छवि है बहुत ही पढ़ा लिखा राजनेता होने की, जो 2014 में सांसद बनने से पहले राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, वो अगर ऑन कैमरा ये कहेंगे सितंबर 2021 से पंजाब का पॉलिटिकल इंचार्ज होने के बाद कि मुझे ये नहीं पता है कि डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय कहाँ है, तो कई दर्शक ये कहेंगे कि मंत्री जी जैसे वॉलीबॉल खेलते वक्त डॉज दिया करते थे कई बार नेट पे जम करके, वैसे डॉज दे रहे हैं। बास्केटबॉल खेलते हुए डॉज दिया करते होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वास्तव में आधिकारिक रूप से पता नहीं है कि बच्चा डेरा सच्चा सौदा, मैं कभी गया नहीं हूँ। हरियाणा में कहीं डेरा का मुख्यालय ऐसा कहा गया? सिरसा में। मुझे पता नहीं है, मैं कभी गया हूँ, मैं मेरे जीवन में सिरसा भी नहीं गया हूँ कभी। पढ़ा तो खूब होगा जब फैसले आए, इतनी रोज ही समाचार आते हैं, चर्चाएं आती है, लेकिन जब जिस चीज को अपना इंटरेस्ट नहीं है उसको जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आपका इंटरेस्ट पंजाब में है, डेरा सच्चा सौदा का असर पंजाब में है, नोबडी कैन डिनाई इट, दैट्स व्हाई ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट देयर सपोर्ट। बहरहाल मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। हम 12 फरवरी की शाम रात ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में चुनावी रैली है, जलंधर में।
जिस लुधियाना में बैठ के हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ के कांग्रेस सांसद हैं रवनीत बिट्टू। उनका कहना है कि मेरी प्रधानमंत्री को सलाह है, हेलीकॉप्टर से ही पहुँचें रैली स्थल पर, सड़क मार्ग के बजाय। वो किस पार्टी से आते हैं? कांग्रेस से। और सरकार किस पार्टी की है? कांग्रेस। उस पार्टी को, प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी इस प्रदेश में किस सरकार की है? उन्हीं की सरकार की। अपनी सरकार की इस लचर हालत का बयान करने में मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को पिछली बार जिस तरह से खतरे में डाला गया, जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई, और उसके बाद में जिस तरह की बयानबाजी और टिप्पणी की गई, उसके बाद में इस तरह का बयान देने से पहले थोड़ा तो मुझे लगता है कि शर्म करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था पंजाब, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और चन्नी पहले छाती अड़ा देगा उनकी सुरक्षा को कोई खतरा होगा तो वो तो इस तरह की इमोशनल बातें कर रहे थे। देखिए, वो इमोशनल बातें मुझे लगता है कि कहीं बाद में अपने खिसकते हुए जनाधार को देख करके इमोशन जागे थे। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उस घटना के दिन शाम को, जब वो कोविड के आइसोलेशन का बहाना करके सामान्य प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री को एक्सटेंड नहीं कर पाए और शाम को एक बड़ी मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे और उसी के दूसरे दिन पॉलिटिकल मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, तब उनके शब्द प्रधानमंत्री को लेकर के क्या थे? एक बार उन शब्दों का और उन इमोशनल अपील्स का, दोनों का साथ में बराबर एक तराजू में तोल करके देखना चाहिए कि कहाँ सत्य है। किसान यूनियन ने भी कहा है कि हम फिर से काले झंडे दिखाएंगे। उनका धर्म है। राजनीतिक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो काले झंडे दिखाएं। काले झंडे दिखाने की अनुमति उनको सरकार, यदि प्रदेश की सरकार देती है, जैसे फैसिलिटेट पिछले बार कर रही थी, तो दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अभी तो कार्यवाहक सरकार है, मॉडल लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि पिछली बार भी 5 जनवरी को जब प्रधानमंत्री फिरोजपुर आने वाले थे, उस दिन भी जब 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकल करके उस खराब मौसम के बावजूद भी बसों में बैठ करके रैली स्थल पर आने के लिए रवाना हुए, पहले दिन रात तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डीजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, सब लोग विश्वास दिला रहे थे। मुख्यमंत्री खुद ने गृह मंत्री जी से बात करके विश्वास दिलाया था कि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने देंगे। चरणजीत सिंह चन्नी की अमित शाह से फोन पे, मैं यही बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री और वो उसी रात में, और उसके बाद में सड़क पर 5-5, 10-10, 20-20, 50 से ज़्यादा कहीं भी नहीं, पॉलिटिकल वर्कर्स किसान के नाम पर रास्ता रोकें, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 500-500 पुलिस वाले खड़े हैं और रास्ता रोकें। पुलिस रोक रही थी या वो रोक रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मैं ये आपको आंखों से देखा हुआ विषय बता रहा हूँ। उस दिन आप फिरोजपुर में थे? मैं वहीं था उस दिन और उससे पहले 3 दिन से भी। और मैं उससे पहली शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक प्रदेश के सारे आला अधिकारी, जिसमें डीजी, एडिशनल डीजीपी, 3-4 आईजीपीस, डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फिरोजपुर, एसपी, एसएसपी फिरोजपुर, डीआईजी फिरोजपुर, सबके साथ में बैठा था और इन सब विषयों पर बिंदुवार चर्चा की थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी का काफिला, अगर उसमें आईबी के ऑफिसर्स भी थे, कि काफिले को अगर बाय रोड आना पड़े मौसम खराब होने के कारण से, मुझे ये बताया गया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हमने उसके लिए ड्राई रन करके गाड़ी भिसियाना एयरपोर्ट से लेकर के और हुसैनीवाला तक और वापस यहां तक चला करके टाइमिंग तक सब नोट कर लिया। सुबह जब 8 बजे से तक सब कुछ ठीक ठाक था, 9 बजे से रास्ते रुकने शुरू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चीख रहे थे सड़क पे खड़े होकर के इनको हटाएं। पुलिस कहती नहीं, बीच में किसान बैठे हैं, आप जा नहीं सकते। और ऐसी घटनाएं भी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो उस रैली में आना चाहते थे, किसानों को और पुलिस को वहां से खदेड़ा। जब उनके ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे लोग हटाने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उनके सिर फोड़ दिए। मैं जाकर के कार्यकर्ताओं से मोगा के अस्पताल में मिलकर के आया, क्यों? किसान कर रहे थे, रोकना चाहते या सरकार रोकना चाहती थी? और बाद में बेशर्म होकर के स्टेटमेंट दे रहे थे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके होम मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि वहां तो 500 भी लोग नहीं थे, इसलिए प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा और वो वापस चले गए। मुझे ये बताइए कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति
उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये होता कि प्रधानमंत्री 500 लोगों की उपस्थिति में पहुंच जाते, या ये होता कि 500 जो है प्रधानमंत्री का रास्ता रोक करके उन्होंने अपयश लिया। लोगों को नहीं आने देना, प्रधानमंत्री का रास्ता रोकना और इस तरह की परिस्थिति बनाना, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालना और फिर मंच पर खड़े होकर के बयान देना कि चन्नी अपना सीना अड़ा देता। वहाँ उस फिरोजपुर में कोई अनहोनी होती तो चन्नी क्या चील पर बैठ करके आने वाले थे? जब चन्नी को सामान्य प्रोटोकॉल एक्सटेंड करने के लिए आना था, वहाँ नहीं पहुँचे। न डीजी पहुँचते हैं, न कमिश्नर, न चीफ सेक्रेटरी पहुँचते हैं, और बाद में इस तरह की तो जो है हवाई बयानबाजी करना कि मैं अपना सीना अड़ा देता। मुझे लगता है कि हकीकत से बहुत दूर ले जाने का, विषय को ले जाने का, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ समय पहले बीजेपी की चुनावी संभावनाओं के बारे में बात कर रहे थे। 2014 और 2019 में बीजेपी ने अभूतपूर्व विजय हासिल की देश के लोकसभा चुनाव में, पर अगर राजनीतिक शब्दावली में कहें तो नरेंद्र मोदी मैजिक पंजाब में काम करता नहीं दिखा। 2014 में भी, 2019 में भी, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी। क्या वजह लगती है आपको इसकी? देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी यहाँ था। मुझे इस बात को स्वीकार करने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह की अपेक्षा पंजाब की जनता ने की थी, अकाली दल के साथ में जो हमारा गठजोड़ था, हम तो बहुत सामान्य भूमिका में थे, लेकिन वो गठजोड़ वो डिलीवर नहीं कर पाया था। जिस तरह से कुछ विषय जो पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक बन चुके थे, ड्रग और बेअदबी, इन दोनों पर जिस तरह से फेल्योर हुआ था, क्योंकि प्रशासन चलाना और इन सब व्यवस्थाएं जो है ये सरकार के मुखियाओं के, आला कमानों के हाथ में थी, उसके कारण से यहाँ सामान्य नाराज़गी का भाव था और उसका दुष्परिणाम हुआ 2017 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। निश्चित रूप से उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को, अकाली दल को पराजय से झेल करके सरकार से बाहर होना पड़ा। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी उसी युति के साथ में खड़ी थी, उसी गठबंधन के साथ में खड़ी थी। शायद 17 का जो जनता का रोष था वो 19 तक धुल नहीं पाया था, लेकिन 19 तक आते आते जो यहाँ तीसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके हालात जो है वो 25% से घट करके 7% पे आ गए थे। लेकिन परिस्थितियाँ अब बदल गई हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। मैं इस इंटरव्यू के लिए आने से पहले पंजाब बीजेपी का ट्विटर हैंडल देख रहा था। बीजेपी के नेता अपने भाषणों में एक चीज़ पे बड़ा जोर दे रहे हैं, एमएसपी और सरकारी खरीद। इसके बरक्स जब मैं किसान आंदोलन को देखता हूँ, सबसे ज़्यादा वो मुखर था पंजाब में, और यहीं के किसान यूनियन के नेतृत्व में फिर दिल्ली में पड़ाव डाला गया। बाज़ार में एक व्यक्ति ने दिलचस्प टिप्पणी की कि फ़र्क तो आया है। वहाँ मैं होर्डिंग देख रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सिखों की वेशभूषा होती है, ख़ासतौर पे पगड़ी, वो पहने हुए थे, और उसके इर्द गिर्द जो यहाँ के नेता हैं, किसी होर्डिंग में आप थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी जी थे, हरदीप पुरी जी थे, मीनाक्षी लेखी हैं को इंचार्ज, वो भी थी, कैप्टन की फ़ोटो, ढींसा जी की फ़ोटो, सबकी थी। किसी ने कहा कि हाँ एक फ़र्क तो आया है। उनका क्या फ़र्क आया? बोले अगर कानून वापस नहीं लेते तो गांव में घुसना मुश्किल था। उन्होंने आपके शायद अबोहर के विधायक का जिक्र किया जिनके कपड़े फाड़ दिए गए थे उग्र प्रदर्शन में। आप इस पूरे भेद को कैसे देखते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने एमएसपी किया, डिलीवर किया, दूसरी तरफ गांव के लेवल पे इस तरह की स्थिति थी 6 महीने पहले तक। 6 महीने भी नहीं, जनवरी तक इस तरह की स्थिति थी जी। पॉलिटिकल वेंडेटा चरम पर था,
किसान आंदोलन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में केवल एक अबोर नहीं, अनेक जगह दुर्व्यवहार हुए थे। अराजकता का माहौल यहाँ तक पहुँच गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस घेरे हुए घर से राजपुरा में बाहर निकालने के लिए पंजाब के हाईकोर्ट को रात को 1:30 बजे जी चीफ जस्टिस को जो है हैबियस कॉर्पस सुन करके फैसला देना पड़ा था, क्योंकि पुलिस मूक दर्शक की तरह उस अराजकता के माहौल को देख रही थी। और जो कुछ पंजाब में घटनाक्रम हो रहा था, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के 70 कार्यकर्ता होंगे जिनके घरों पे, शहरों में, गांव की बात नहीं कर रहा हूं, गांव तक तो अभी पहुंचा नहीं हो, जिनके घरों के बाहर 100-100, 200 लोगों ने किसान के नाम पर धरना लगा रखा था। उनकी महिलाएं घर में कपड़ा सुखाने के लिए भी बैल्कनी में नहीं आ सकती थी। एक साल तक ये हालात थे। लेकिन जिस दिन कानून वापस हुए उस दिन के बाद में आज परिस्थितियां ये है कि गांव में सरोपा डाल करके लोग स्वागत कर रहे हैं। देखिए, किसी भी तरह का रोष या वेमनेस से बिना किसी आधार के अगर खड़ा किया जाएगा तो वो जितनी तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है उतनी ही तेज़ी से वापस ख़त्म भी होता है। पंजाब में हालात उतनी ही तेज़ी से वापस सामान्य भी हुए हैं और पंजाब के लोगों ने वापस आशा भरी दृष्टि से मोदी जी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखना प्रारंभ किया। आज सामान्य चर्चा करिए आप बाज़ार में जा कर के, पंजाब के लोगों की सबसे बड़ी चिंता जो है वो पंजाब पर बढ़ता हुआ कर्जे का बोझ है। पंजाब में बढ़ती हुई बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण से नशाखोरी है, सुरक्षा न होने के कारण पे से रिवर्स ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और इन सब चुनौतियों का समाधान अगर कहीं दिखाई देता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही लोगों को दिखाई दे रहा है। आप व्यापारी से बात करिए, व्यवसायी से बात करिए, किसान से बात करिए, नीचे धरातल पर काम करने वाले लोगों से बात करिए, भारतीय जनता पार्टी को वो एकमात्र आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं। मंत्री जी, जब आप ये बात कह रहे हैं बेरोजगारी, नशा आदि इत्यादि, पिछले 25 साल में 15 साल तो आप सरकार में थे। मैंने कहा कि हम पर सरकार में बेशक थे, लेकिन सरकार में हमारी भूमिका कितनी थी? हम 23 सीट पर चुनाव लड़ते थे, 20% सीटों पर चुनाव लड़ते थे। हम बहुत ही एक ये भी चीज़ मुझे बता दीजिए, आपने कहा वहाँ आप जूनियर पार्टनर थे। एक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि, सो प्लीज़ एनलाइटन मी एंड माय व्यूअर्स, कैप्टन अमरिंदर एनडीए की योजनाओं में कहाँ फिट होते हैं? 4.5 साल तक कैप्टन कांग्रेस विधायक दल के नेता और उस हिसाब से सीएम थे। क्या अब आप जाके फील्ड में ये कह रहे हैं कि कैप्टन हमारे साथ हैं तो कैप्टन के किए कामों के आधार पर वोट दीजिए? क्योंकि 4.5 साल तक आप इसी कैप्टन राज का विरोध भी कर रहे थे। देखिए, एनडीए के मुख्य घटक भारतीय जनता पार्टी। मैंने अपनी बातचीत के शुरू में भी आपसे कहा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, देश की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बना रहे, ये पहली प्राथमिकता है। आप कैप्टन पर 100 लांछन लगा सकते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर के और सामाजिक सौहार्द पंजाब में बना रहे, इसको लेकर के उनका जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। और कैप्टन साहब का एनडीए का घटक बनने का जो मुख्य आधार है, जो पिवट है, वो यही है, नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल हार्मनी। नहीं, पर एक आदमी की पॉलिटिकल कैपिटल होती है ना। कैप्टन को आप लाए होंगे तो आपको लगा होगा इनके साथ यही पॉलिटिकल कैपिटल है उनकी, और इसी के कारण इसी के कारण से पंजाब के लोगों ने उन पर विश्वास किया है। 4.5 साल के उनके कार्यकाल, वो जो है वो केवल दोष व्यक्ति जो है उसका नहीं होता, पूरी सरकार सामूहिक थी। हाँ, क्या सरकार अलग हो गई? नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, नेतृत्व तो बेशक कर रहे थे, लेकिन उस नेतृत्व में उनके पास में, आपसे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इतना उनके पास में काम करने की जो है स्कोप कितना था, वहाँ उनकी जो है आला कमान उनको कितना जो है स्पेस दे रहे थे काम करने के लिए। और वही लोग वापस सरकार में हैं, केवल कैप्टन हटे हैं, बाकी तो सब वही लोग हैं। ठीक, एक आखिरी सवाल, आप राजस्थान से हैं तो मैं मोह संवरण नहीं कर पाऊंगा उस सवाल को पूछने का। आपके यहाँ खूब नेता हैं, उन नेताओं को ऑफ द रिकॉर्ड प्रेस को ब्रीफिंग करने में आनंद भी बहुत आता है, इसीलिए, और हम प्रेस वाले इससे बड़े खुश हैं
कि अंदर खाने बीजेपी की जयपुर में मीटिंग में जो कुछ होता है, कौन किस पे नाराज़ हुआ, कौन किस पे झगड़ा, हमें सब पता चल जाता है। पिछले दिनों खबर आई, लगातार खबर आ रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया और आपके बीच, और वसुंधरा राजे सिंधिया और आपके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं। अभी पिछली ही मीटिंग में नाराज़ हो गई कि दुष्यंत पर हमला हुआ, तब पार्टी ने विरोध क्यों नहीं किया। ये आप बार बार आला कमान का जिक्र कर रहे हैं, आला कमान वहाँ पे इस चीज़ को फिक्स क्यों नहीं कर पा रहा। कभी खबर आती है कि उनकी गाड़ी पार्टी मुख्यालय में पोर्च तक नहीं आने दी गई, कभी ये कि वो धरना स्थल पर गई, किनारे बैठी रहीं, भाषण नहीं दिया, पत्रकारों से कहा मैं घर पे बात करूंगी। पार्टी वसुंधरा से आगे देख रही है क्या? ये प्रश्न मैं उल्टा भी पूछ सकता हूँ। पूछिए सर। किसी गाड़ी पोर्च तक नहीं जा पाना क्या इतनी बड़ी विषय है? उनके समर्थकों के लिए है, तभी तो खबर बनी। नहीं, मुझे लगता है कि इसीलिए कि उनके समर्थक अपने आप को पार्टी और पार्टी से अलग अगर देखना शुरू करें या बड़ा देखना शुरू करें, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं के अनुकूल नहीं है। जिस मीटिंग की आपने चर्चा की कि मैंने भी अखबार में पढ़ा है कि इस तरह की चर्चा उस मीटिंग में हुई है। पार्टी क्यूमुलेटिव अप्रोच के साथ में काम करती है और दुष्यंत सिंह जी के कार्यालय पर जब हमला हुआ था, उस हमले के पीछे किसी ने जाकर के देखने की कोशिश की थी कि क्यों हुआ था? उस जिला पंचायत के चुनाव में क्रॉस वोटिंग क्यों, किसने और किसके इशारे पर की थी? और पत्थर फेंकने वाले कौन थे? वो पत्थर फेंकने के लिए क्यों जो है किस कारण से आहत होकर पत्थर फेंक रहे थे? और फिर उसकी आलोचना करने की आवश्यकता थी या नहीं थी? घटनाओं को सीधे सीधे देखने के बजाय मुझे लगता है कि उनके पीछे के बैकग्राउंड्स को भी साथ में कोई देखेगा तो ये विषय बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, देखिए, राजनीतिक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। शायद हो सकता है कि कहीं प्रतिस्पर्धाओं को देख करके किसी के मन में कहीं कोई जो है हल्का फुल्का आक्रोश, आवेश ऐसा कुछ आया होगा, या कहीं दूरियां बढ़ी होगी, कहीं मतभेद हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन्ड पार्टी है। ये बात और उसी के कारण से को क्यों नहीं समझा? नहीं, उसी के कारण से कह रहा हूँ, उसी के कारण से देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां टूटी होंगी। कांग्रेस टूटी होगी, कितने ABCD कितनी बार टूटी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी में कितनी बार विघटन हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी में आज तक एक भी वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ। शंकर सिंह वाघेला, वो वर्टिकल स्प्लिट नहीं था, उसका क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय जनता पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ा? छोड़ करके अकेले गए और लौट करके वापस उसी समुद्र में आना पड़ा। वर्टिकल स्प्लिट नहीं हो पाया। व्यक्तिगत गए होंगे, व्यक्तिगत रूप से गए होंगे और लौट करके वापस वहीं आना पड़ा होगा, शेष कुछ नहीं बचा होगा। लोग कहेंगे कि इन उदाहरणों के बहाने गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा कैंप को संकेत दे रहे हैं कि जब तक भाजपा की छतरी तले हो तभी तक सब कुछ है। इसमें मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इसमें मुझे। वो भारतीय जनता, हम चाहे कोई भी हो, और हमारे राष्ट्रीय नेता तो कई बार ये कहता है कि अपने आप में से पार्टी को निकाल करके देख लीजिए, आप शून्य हो जाएंगे। जो कुछ भी है पार्टी के कारण से, जो कुछ भी है पार्टी की ताकत से, जो कुछ भी है पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से। कोई व्यक्ति पार्टी संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो इस गलतफहमी में है तो मुझे लगता है कि उसको तुरंत अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। मैंने हालांकि कहा था आखिरी सवाल, पर आप खुल के बात करने वाले व्यक्ति हैं और मुझे बहुत पसंद है इस तरह के इंटरव्यूज़। एक बात और कही गई, राजस्थान में अभी ऊपर से ऐसा संकेत किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को कि थोड़ा डाउन रहिए, बाहर की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि पिछली बार जो पॉलिटिकल ऑपरेशन आपको दिया गया था वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। अशोक गहलोत सरकार पर संकट मंडराए, सचिन पायलट कोप भवन में बैठे, कुछ ऑडियो लीक हुए, उसमें दावा किया गया कि एक आवाज़ गजेंद्र सिंह शेखावत की है जो कांग्रेस के रुष्ट विधायकों से बात कर रहे हैं, पर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, उस ऑपरेशन को आपने किस तरह से देखा है? जी,
वो ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया हुआ नहीं था। हम्म, सचिन पायलट को प्रदेश की राजनीति से और कांग्रेस की राजनीति से बाहर निकालने के लिए बनाया हुआ प्लॉट था। मैंने कहा था उस समय, और अनेक बार कहा था जब वो कुछ चल रहा था तब। शायद आप ईमानदारी से मैं कहूँगा, आप स्वीकार भी नहीं करेंगे कि आज तक मेरी सचिन पायलट से कभी इस विषय को लेकर के बातचीत भी नहीं हुई होगी। सचिन पायलट के उस पूरे जो है एपिसोड के दौरान के पहले के 2 महीने में और उसके बाद के 2 महीने में कभी टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई होगी। लेकिन मैंने उस समय बार बार ये बात कही थी कि ये पटकथा भी माननीय मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, डायरेक्टर भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्य किरदार भी माननीय मुख्यमंत्री निभा रहे हैं, लेकिन गड़बड़ यहाँ हुई कि उस पटकथा का अंत जो उन्होंने सोचा था वो अंत नहीं हो पाया। जो अंत जिस तरह का वो चाहते थे वैसा नहीं हो पाया और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। और उस फिल्म के फ्लॉप हो जाने का से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ये जो है हथकंडे की गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज़ थी, आपके पास में सब कुछ है, आपने क्यों नहीं किया। सिडेशन में मुकदमा दर्ज किया गया, सिडेशन की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया देश के सरकार के मंत्री के विरुद्ध, और 15 दिन बाद में उस मुकदमे को वापस ले लिया गया कि नहीं, ये मुकदमा ठीक दर्ज नहीं हुआ था। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। आपने सिडेशन के तहत धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। बार बार मैं कई इंटरव्यूज में देखता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हुए दिखते हैं कि मैं आवाज के सैंपल नहीं दे रहा हूँ। आज तक राजस्थान की पुलिस ने किसी मुकदमे में मुझसे आवाज के सैंपल मांगे नहीं है। जिस मुकदमे में आवाज के सैंपल मांगे थे वो मुकदमा वापस ले लिया है, और जिसमें मेरे अतिरिक्त दूसरी 2 आवाजों की जिक्र हो रहा है उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री चाय पीते हुए मुझे कई बार दिख जाते हैं फोटोग्राफ्स में। पहले उनका सैंपल तो ले लीजिए जो आपके घर में बैठे हैं। अगर उनके सैंपल पास हो जाएंगे तब मेरे पास में आइएगा। अपने पटकथा, रची हुई पटकथा पर बनाई हुई फिल्म फेल हो जाने का से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो है झूठे दोषारोपण दूसरों पर क्यों करते हैं। इज इट पर्सनल नाउ, यू वर्सेस वैभव गहलोत 2019 जोधपुर लोकसभा इलेक्शन? मेरे लिए तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर रखते होंगे तो उनके मन की विचार में जानता हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आज भी उनके जन्मदिन पे, उनके सारे दिनों पर, उनके वैभव जी के जन्मदिन पर, उनके हर घर खुशी गम के मौके पर उनके साथ आप दोनों लोग जोधपुर से आते हैं, उनकी सीट सरदारपुरा, एक ही विधानसभा में रहते हैं ना, तो इसलिए मेरे मन में तो कहीं भी कोई नहीं है। बातचीत होती रहती है आपकी? बिल्कुल, बातचीत में कमी होनी भी नहीं चाहिए कभी भी। चलिए, बातचीत का ये सिलसिला फिलहाल यहीं रोकते हैं। जमघट की ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। संवाद का सिलसिला चलता रहे, दो तरफा, आप अपनी कहें, हम अपनी कहें, और हम दोनों ही एक दूसरे की सुनते रहे। गजेंद्र जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।